क्लास 12th के हिस्ट्री के ईंटें, मनके तथा अस्थियां, इसके विषय में बहुत आसानी से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। प्रथम पाठ हमारा है हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता के नामकरण का आधार क्या है? आधार ये है कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम इस सभ्यता का पता लगाया था। इससे पहले हम ये समझते थे कि आर्य सभ्यता ही भारत की प्राचीनतम सभ्यता है और विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में मेसोपोटामिया की एवं मिस्र की सभ्यता का स्थान पहले है। परंतु इस सभ्यता की खोज ने भारत को प्राचीनतम सभ्यताओं और बहुत ही विकसित सभ्यताओं की श्रेणी में सिरमौर बना दिया। इस सभ्यता के बारे में जानकारी अचानक प्रकाश में आई थी। 1856 में भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता कहलाने वाले प्रोफेसर कनिंघम ने इसके बारे में पता इस प्रकार लगाया कि मजदूर एक रेलवे लाइन बिछा रहे थे लाहौर से लेकर कराची तक की, तो उन्हें खुदाई में अचानक कुछ अनोखी सामग्रियां मिली। फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यहाँ पर आया और उसने पता किया कि ये क्या है और उनके सामने आश्चर्यजनक सच्चाई खुलती चली गई। तो कनिंघम ने, चूंकि सबसे पहले भारत का इतिहास जानने के जितने भी आधार थे वो लिखित थे और उसमें पुरातात्विक योगदान बहुत कम था, तो इस आधार पर भ्रम में पड़ गए कि संभवतः ये सभ्यता भी आर्य सभ्यता है। आगे चलकर सर जॉन मार्शल ने अथक पुरातात्विक प्रयासों के पश्चात ये सिद्ध कर दिया कि इस सभ्यता का जो कालखंड है वो आर्य सभ्यता से भी पुराना है और इस प्रकार बहुतेरे विवादों के बाद ये निश्चित किया गया कि इसका कालखंड 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक था और प्रथम जो नगर था इस पूरे विशाल भूखंड का, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, उसमें प्रथम जो नगर प्रकाश में आया वो 1921 में हड़प्पा था। इसके अगले ही साल प्रोफेसर राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक विशाल नगर की खुदाई करी और इसके बाद एक एक करके कालीबंगा, चनबूद्रो, लोथल जैसे महत्वपूर्ण नगर भी हमारे सामने आते चले गए। तो लिखित सामग्री भी हमको बहुत अधिक मिली है जो मुहरों के रूप में है, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। अगर पढ़ लिए होते हम लोग, उस लिपि को समझने के लायक हो चुके होते, तो बहुत सारे रहस्य सबके सामने क्लियर हो जाते, परंतु ना पढ़ पाने और ना समझ पाने के कारण हमें पुरातात्विक आधारों का बहुत गूढ़ अध्ययन करना पड़ता है और उस अध्ययन के बाद इस सभ्यता के बारे में हम लोगों को जानना पड़ा है। तो इस सभ्यता का विस्तार क्षेत्र हम देखें तो उत्तर में मांडा और कहा जाता है कि अफगानिस्तान तक इसके चिन्ह पाए गए हैं, से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दाइमाबाद तक, पश्चिम में बालाकोट से लेकर पूरब में मेरठ के पास आलमगीरपुर नगर तक ये फैला हुआ था। आप देख सकते हैं कि उस समय का ये महान साम्राज्य स्थल टाइप का लग रहा है और इसमें बहुतेरे नगर थे जो सिंधु और उसकी सहायक नदियां, उनके किनारे इसके बहुतेरे नगर बसे हुए थे, अत्यधिक विकसित थे और उसको देख करके, उसको समझने के बाद विश्व आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वो प्राचीन अवश्य थी लेकिन अविकसित नहीं थी, बल्कि कई मायनों में आज की सभ्यता को वो कहीं बेहतर टक्कर दे सकती है अपने व्यापार और नगरीय करण के कारण। बोले आगे तो एक ब्रेक लेना था नहीं, स्टॉप कर दीजिए वीडियो और क्या। चलो आगे बोलने तो मतलब वो कर लोगे एडिट वगैरह। इस सभ्यता की विशेषताओं में है इसका नगरीय सभ्यता होना। इसमें यहाँ की जो सड़कें हैं वो बहुत चौड़ी पाई गई है, 9 फुट से लेकर 33 फुट तक चौड़ी पाई गई है और सड़कों के दोनों किनारे पर अत्यधिक सुंदर तरीके से
पक्के मकान, कच्चे मकान बने हुए मिलते हैं। सड़कें वो ग्रिड के रूप में समकोण पर एक दूसरे को काटती थी और सड़कों के किनारे जो भवन मिले हैं वो इस प्रकार के बने हुए हैं, इतने वैज्ञानिक तरीके से बने हुए हैं कि वहाँ पर वायु का, प्रकाश का, स्वच्छता का कुशल प्रबंध दिखाई देता है। खिड़कियां सड़कों की तरफ ना खुल करके गलियों की तरफ खुलती थी और घर के मुख्य द्वार के साथ चारों तरफ कमरे बने होते थे, बीच में एक बड़ा सा आंगन होता था। लगभग सारे ही मकान इसी पैटर्न पर पाए गए हैं कि बीच में एक बड़ा आंगन था और उसके चारों तरफ मकान, रसोई घर, स्नान घर आदि पाए गए हैं। खुदाई में एक विशिष्ट इमारत है, विशाल स्नानागार, जिसकी चौड़ाई और गहराई 30 फुट 23 फुट से लेकर 8 फीट तक है। इस महत्वपूर्ण भवन के चारों तरफ कमरे और बरामदे भी बने हुए हैं। इसमें प्रवेश के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई है और गर्म पानी के हम्माम भी हैं। संभवतः इसका प्रयोग विशेष अवसरों के लिए किया जाता होगा। ये भी पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य की वस्तु है। विशाल स्नानागार के अलावा विशाल अन्नागार भी मिला है। विशाल अन्नागार बहुत ही मजबूत इमारत थी और इसके अवशेष अभी भी प्राप्त होते हैं। यहाँ पर पूरी सभ्यता में मुख्य रूप से जो धातु मिलती है वो कांस्य की मिलती है, इसीलिए इसे कांस्य प्रधान भी सभ्यता कहा जाता है। इसे व्यापार प्रधान सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं हैं जो कि समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता से लेन देन पर आधारित थी। नगर 2 भागों में बटा हुआ दिखता है। पश्चिम में किले के रूप में, दुर्ग के रूप में छोटा मगर समृद्ध इलाका और पूरब में विशाल मगर थोड़ा सा कम, कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम विकसित इलाका दिखता है। ऐसा लगता है कि पश्चिम का जो ऊंचा टीलानुमा इलाका है वो संभवतः प्रशासकीय एवं समाज के शक्तिशाली वर्ग का रहा होगा तथा जो पूर्व में इलाका दिखता है वो सामान्य जन लोगों का, शिल्पियों का, मजदूरों का और व्यापारियों आदि का होगा। इसके अतिरिक्त इस सभ्यता की अत्यधिक जो आश्चर्यजनक चीज मिली है वो है नालियों का प्रबंध। नालियों का प्रबंध सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों के अत्यधिक स्वच्छ एवं विकसित कुशल प्रबंध का पता देती है। नालियां सड़क के किनारे किनारे बनी हुई है और हर मकान की नाली मुख्य नाली से मिल जाती है। इन नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया था और उन पक्की ईंटों से बनाया गया था तथा नालियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर मोख भी मिले हैं जो कि सफाई के लिए काम में आते रहे होंगे। उनके आर्थिक जीवन में ईंटे, मनकों, अस्थियों के अलावा बहुत तरह के आभूषण एवं कृषि सामग्री भी मिली है। इससे पता चलता है कि वो गेहूं, जौ, तिल, कपास, चावल, मटर आदि की कृषि किया करते थे। कृषि में वो बहुत माहिर थे और बहुत सारी मोहरों पर चित्रकारी भी मिली हुई है जिससे पता चलता है कि कृषि कार्य में वो बहुत आगे थे। साथ ही वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग एवं निर्माण उद्योग में वो बहुत आगे थे। बहुत तरह की कला कौशल की वस्तुएं भी मिली हैं परंतु उसको पढ़ा ना जा सकने की वजह से अभी तक समझ नहीं पाया जा सका है कि आखिर वो किस विषय में उस पर अंकित किया गया है। व्यापार के लिए सिंधुवासी जल एवं थल मार्ग दोनों का प्रयोग किया करते थे और लोथल उनकी प्रमुख गोदी है और यहाँ से मेसोपोटामिया एवं मिस्र को उनके व्यापारिक लेन देन हुआ करते थे। ये सोना, चांदी, सीसा, तांबा आदि धातुओं का आयात करते थे। संभवतः दासों का भी व्यापार होता था। खुदाई में तराजू और अनेक बाट भी प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि व्यापारिक गतिविधियों में वो बहुत अधिक आगे थे।
धार्मिक जीवन में हम देखते हैं कि क्या इनकी विशेषताएं थी। बहुत सारी मूर्तियां मिली हुई हैं। इसमें से मोहनजोदड़ो में मिली हुई मातृ देवी की मूर्ति अत्यधिक आकर्षक है, क्योंकि कांसे की बनी हुई है। साथ में ईंटे, पत्थरों एवं सेल खड़ी की चूने की भी मूर्तियां मिली हुई हैं, और उसके विषय में भी अभी निश्चित नहीं किया जा सकता है कि वो आखिर किसकी मूर्तियां हैं, या उनकी शायद पूजा पद्धति इस प्रकार की थी कि प्राकृतिक शक्तियों की वो पूजा किया करते थे, बैल तथा नाग की पूजा किया करते थे, एवं अग्नि, वायु, पृथ्वी आदि की पूजा किया करते थे। कलाओं में अत्यधिक दर्शनीय है वास्तुकला उनकी, मूर्ति कला, धातु निर्माण कला, मुद्रा निर्माण कला, सबसे उनके उत्कृष्ट कला प्रेमी होने का भी पता चलता है। मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई जो मूर्ति मिली है, वो भी उनके धातु निर्माण एवं कला के प्रति प्रेम को दर्शाती है। इतनी विकसित, इतने विशाल क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता का पतन कैसे हो गया, ये अत्यधिक सोचनीय विषय है। कुछ विद्वानों का कहना है कि सिंधु नदी की जो सहायक नदियां थी, रावी, चिनाब, सतलज, उसमें अचानक बाढ़ आ गई होगी। किसी विद्वान का अनुमान है कि अनावृष्टि या अकाल के कारण वो समाप्त हो गए होंगे। मोहनजोदड़ो में एक ऐसी कब्र मिली है जहाँ पर बहुत सारी अस्थियां अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं। उससे अनुमान लगाया जाता है, और जैसा कि सर जॉन मार्शल ने अनुमान लगाया है कि संभवतः मोहनजोदड़ो और सिंधु सभ्यता को समाप्त करने में किसी विदेशी और कहीं युद्ध की एक्टिविटी में कहीं अधिक माहिर किसी जाति का आक्रमण हुआ, और उसमें ये लोग समाप्त प्राय हो गए। कुछ भी हो, 1900 ईसा पूर्व के बाद मुहरों का मिलना लगातार कम होता चला गया है, और फिर इस सभ्यता के विषय में धीरे धीरे जानकारी कम होती चली गई है और ये लुप्त हो गई। सिंधु सभ्यता से प्राप्त ये कुछ चित्र हैं जिसको देख करके आप इसको अच्छे समझ सकते हैं।